Focus. Ideate. Innovate. Enable. CNBC आवाज की खास पेशकश जूल्स ऑफ इंडिया पावर्ड बाय BBC लॉजिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स में हर हफ्ते हम आपको एक ऐसे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से मिलाते हैं और जानते हैं उसके बिजनेस के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है अंसा ज्वेलर्स के कांति भाई शाह। कांति जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले एंटीक ज्वेलरी आप बनाते हैं, क्यों सोचा इस ऐसे बिजनेस को शुरुआत करने के बारे में? क्योंकि कुछ न कुछ मतलब नया करने के मतलब हमारी थिंकिंग थी कि कुछ भी ज्वेलर्स में लाइन में जाओ तो कुछ नया करें। उसके लिए एंटीक ज्वेलरी सुना हमने पहले। और कैसे शुरुआत की कंपनी की और कौन से साल में शुरुआत की? कंपनी की हमने शुरुआत 1997 में की थी और उस टाइम हम ट्राइकलर ज्वेलरी स्टार्टिंग की थी उससे। और बाद में धीरे धीरे 1999 के अंदर हम लोग एंटीक ज्वेलरी में आए और एंटीक ज्वेलरी से धीरे धीरे एकदम मतलब आगे लेके गए। पहले लोकल में करते थे, पूरे बॉम्बे में सप्लाई करते थे और 2000 साल के अंदर हमने मतलब आउट ऑफ बॉम्बे भी ज्वेलरी सप्लाई करना चालू किया। मैं और मेरी मिसेज रेखा साने दोनों डोर टू डोर मतलब घूमते थे बैग लेके एंटीक ज्वेलरी। तो उससे पहले क्या आपकी फैमिली ज्वेलरी में ही थी या आप ही से शुरुआत हुई? पहले हम बुलियन के धंधे में थे। अच्छा, बुलियन के धंधे में थे। और जब ज्वेलरी 90s में एटलीस्ट मुझे पता है कि ज्वेलरी को, गोल्ड ज्वेलरी को खासकर एक इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदा जाता था। जब आपने एंटीक ज्वेलरी की शुरुआत की तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए तब? हमने मतलब बहुत तकलीफ की। पहले ये 21 कैरेट तक की ज्वेलरी चल रही थी, हम लोग 22 प्लस की ज्वेलरी लेकर आए। उस टाइम होल मार्किंग भी नहीं आया था। और तो जब हम जाते थे तो 22 कैरेट क्या है प्लस, और हमारी ज्वेलरी में वजन ज्यादा रहता था एंटीक की वजह के होने से, तो लोग एक्सेप्ट करने में बहुत डरते थे और वेस्टेज भी ज्यादा था, मेकिंग चार्ज भी। लोग मतलब हम लोग उनको चैलेंज देते थे कि माल बिकेगा, नहीं बिकेगा तो हम आपको मतलब वापस ले लेंगे। ऐसे मतलब घूमते थे। स्टार्टिंग हमारी गंजम ज्वेलर्स से हुई थी बेंगलोर में। और एंटीक है तो कारीगरी भी अलग टाइप की होगी, तो किस तरह की किस तरह के लोगों को या फिर किस तरह के आर्टिस्ट को आपने कारीगरी में इन्वॉल्व किया अपने बिजनेस में? हमने कलकत्ता के आगे से कारीगर लाए, सब उनको ट्रेन किया एकदम। और आज के टाइम में हमारे 600 वर्कर है टोटल 600 वर्कर है। और तब कितने थे जब आपने लाए थे? जब हमने लाए तो 20 वर्कर थे। और आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि डोर टू डोर जाकर आप ज्वेलरी बेचते थे, तो ऑब्वियसली रिटेलर्स को कन्विंस करने में कि हमारी ज्वेलरी आपके पास रखिए बहुत तकलीफें आई होंगी। किस तरह की तकलीफें आई, कुछ एग्जांपल्स के साथ हमें बता सकते हैं? जब हम सेकंड टूर के अंदर बाहर जाते थे तो पहले का माल नहीं बिका है, चेंज कर लो, वो कर लो, तो उनको चेंज करके भी देते थे। तो वो एकदम मतलब हैप्पी रहते थे। तो उसके बाद में उनको इंटरेस्ट बढ़ गया। क्या बदला है प्रोबेबली 10 से 15 सालों में जिसकी वजह से ये चेंज आया है? अभी उस टाइम पीले माल का ट्रेंड था, 97 के पहले 2000 तक पीले माल का ट्रेंड था, तो लोग ये ज्वेलरी को समझने में बहुत टाइम लगा। और आज जितना पब्लिक ये एंटीक का ट्रेंड है, पीले माल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अच्छे शोरूमों में पीले माल रखते भी नहीं है, तो लोग ये ज्वेलरी को ज्यादा एकदम लाइक कर रहे हैं अभी। और आप किस तरह के डिजाइन बनाते हैं? सिंस आप बोलते हैं एंटीक, तो अगर मैं एक रिटेलर हूं तो मैं आपकी ज्वेलरी क्यों रखूं मेरे स्टोर में? हम लोग एंटीक डिजाइनर ज्वेलरी बनाते हैं कि उनमें न्यू जनरेशन है ना, ये ज्वेलरी ज्यादा पसंद करते हैं। आज के टाइम में लॉन्ग इयरिंग है, लंबी सी अंगूठी है, और एकदम मार्केट में फुल ट्रेंड में अभी, तो लोग उसके हिसाब से खरीदते हैं। और क्या क्या नई नई बातें, किस तरह से आप डिजाइन अपने इनोवेट करते हैं एंटीक ज्वेलरी में? डिजाइन के अंदर हम लोग मतलब पेंटिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं। हमने स्टार्टिंग 2004 में वुडन का कॉन्सेप्ट दिया था ज्वेलरी लाइन में। उसके बाद में 22 कैरेट के अंदर व्हाइट गोल्ड बनाया था, वो आज तक वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं बना रहा है 22 कैरेट में व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी। उसके बाद में हमने पेंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, हैंड पेंटिंग। बाद में उसको ये लेजर का दिया मार्केट को। हर साल कुछ न कुछ नया मार्केट को ट्रेंड देते हैं।
तो अभी आगे चलकर किस किस तरह की नई ज्वेलरी आते हैं और किस तरह से रिटेलर्स के पास आपकी ज्वेलरी जाती है, क्या क्या नया कर रहे हैं आप? आगे जाके हम लोग लाइट वेट ट्रेंड के अंदर जा रहे हैं, लाइट वेट के अंदर, क्योंकि आगे जाके यंग जनरेशन हैवी वेट उठा नहीं सकती। कान के अंदर है वो है, उनको लॉन्ग इयरिंग चाहिए और लाइट वेट के अंदर चाहिए, तो उस टाइप की हम डिजाइन और कलर का इफेक्ट ज्यादा देते हैं। तो कलरफुल ज्वेलरी होती है, उनके मैचिंग हो जाते हैं ड्रेस से। ओके, इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे ये डिस्कशन जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जूल्स ऑफ इंडिया और मेरे साथ है अंसा ज्वेलर्स के कांति भाई शाह। अभी कांति जी आपके लिए एक सरप्राइज है हमारे स्टूडियो में। किरण, कैसा है? अभी तक बैठिए, वेलकम टू द शो। अभी तक हमने बात की कि कैसे बिजनेस की शुरुआत हुई, किस तरह से एंटीक ज्वेलरी मार्केट में लाने में इन्हें इनिशियली क्या क्या दिक्कतें हुई। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, किस स्टेज में है मार्केट, किस तरह का एक्सेप्टेंस है? अभी मार्केट को लोगों को डेली का डेली कुछ आज के जनरेशन में नया कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वो हम दे रहे, और कस्टमर को सर्विस चाहिए और लाइट वेट डिलीवरी चाहिए। तो अभी हम बेसिकली वही फॉलो कर रहे हैं कि लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, और हमने अभी यही शुरू किया कि लाइट वेट रेंज, पहले हम 150 ग्राम 200 ग्राम्स के रेंज रखते थे, अभी हम लोग 100 ग्राम्स की 80 ग्राम्स की रेंज भी रख रहे हैं कि कस्टमर फुलफिल होके जाए अपने यहाँ से। और बेसिकली रिटेलर्स भी बहुत आते हैं, तो डिमांड उनकी वही होती है, उस हिसाब से अभी हम लाइट वेट रेंज पे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। कांति जी, ये है आपकी कंपनी का नया जनरेशन, तो आपने बड़ी मेहनत से लगन से अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया। अभी आप इनको क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिसकी वजह से ये बिजनेस को और बड़ा बनाए? इनको यही हम समझा रहे कि पहले तो क्लाइंट को एकदम संभाल के रखे, जो पुराने क्लाइंट है हमारे, हाँ, उनको संभाल के रखे, और कस्टमर हमेशा खुश होके जाना चाहिए। तो इसके लिए कि नया नया कॉन्सेप्ट दो इंडस्ट्री को, तो हमेशा तुमको कस्टमर तुम्हारे पास बना रहेगा। तो पुराने कस्टमर को संभाल के रखिए, साथ ही आप नए कस्टमर्स, नए रिटेलर्स से कैसे जुड़ रहे हैं? नए रिटेलर से सब एग्जीबिशन में बहुत से सारे लोगों से मुलाकात होती है, उनसे तो अच्छा फील होता है, पर उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लगता है। तो बेसिकली ये ट्रेंड है, तो लोग इसलिए ये चीज प्रीफर करते हैं कि देखते हैं कि बेसिकली अंसा में क्या है जाके, और प्रीफर भी करते हैं कि भले बल्क क्वांटिटी में बाय नहीं करते, पर वी आर हैप्पी विद दैट दे आर स्टार्टिंग विद एंड गोइंग फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट। जब आपने बिजनेस की शुरुआत की थी 90s में, तब से लेकर अब तक ज्वेलरी बनाने की टेक्नोलॉजी में भी काफी चेंजेस आए हैं, काफी सुधार आए हैं। तो उस टेक्नोलॉजी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आप क्या क्या नया कर रहे हैं फिलहाल? हमारी ज्वेलरी के अंदर कंप्लीट ये केडियम फ्री ज्वेलरी है, इंटरनेशनल लेवल की ज्वेलरी है। इसके अंदर क्लिप है, स्क्रू है, एकदम स्टैंडर्ड है, सब इटाली मेड है। और क्या क्या टेक्नोलॉजी वाइज आप नया कर रहे हैं? अभी बेसिकली अभी हम लोग तो टेक्नोलॉजी वाइज में सब जो लोगों की कंप्लेंट्स भी आती है, उस पर भी हम लोग गौर करते हैं कि क्या चाहिए लोगों को। जैसे हैवी वेट्स में बहुत प्रॉब्लम होता है इयररिंग्स में, तो हम लोग उस चीज में भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा लाइट वेट इयररिंग्स लाते हैं, क्योंकि उनके जो लेडीज लोग के होल्स होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम होती है उनको पहनने में, बहुत में जो स्क्रू होती है वो प्रॉब्लम होती है उनको लगाने में, जो थ्रेड होती है वो भी उनको प्रॉब्लम होती है पहनने में। तो वो हम अभी गौर कर रहे हैं कि वो वापस और कुछ उसमें टेक्नोलॉजी लाए कि थोड़ा चेंजेस मिले उनको और इजी वेयर कर सके उस हिसाब से। और ओवरऑल जो प्रोसेस है आपकी ज्वेलरी बनाने का, वो कितना अलग है दूसरे ज्वेलर्स से, क्या अलग बात है? अलग इसलिए है क्योंकि ये चीजें प्रोडक्ट कम से कम डिजाइन बनने में बहुत टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट बनने में, बाद में कारीगर को समझाना पड़ता है, बाद में कारीगर सजा के लाता है, उसमें हर चीज में टाइम लगता है। फिर वो कंप्लीट होके आता है कारीगर से, बाद में सब स्टोन कटिंग्स के लिए जाते हैं जयपुर, बिकॉज वी डोंट कीप द बेसिकली वी मेक सेंड टू जयपुर एंड अहमदाबाद वी सेंड उधर करते हैं स्टोन्स कटिंग के लिए। तो उस चीज में एटलीस्ट ये एक प्रोडक्ट बनने में 1.5 से 2 महीना लगता है। और सिंस आप एंटीक ज्वेलरी में है, तो एक कारीगर का रोल काफी इम्पोर्टेंट है एक अच्छी अलग टाइप की डिजाइन बनाने में, दूसरे ज्वेलरी जो मार्केट में अवेलेबल है उससे अलग डिजाइन बनाने में। तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या किस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग आप देते हैं अपने कारीगरों को? वो बेसिकली ट्रेनिंग डैडी इन लोग ने दे के रखी है, आज 15-20 ईयर से उन लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग तो फिलहाल अभी 7 to 8 ईयर्स हुए हम लोग आके, पर उन्होंने अच्छा ट्रेन करके कि उन लोग, और वी आर गिविंग फुल वर्क टू देम। वो बेसिकली और किसी का काम नहीं करते, क्लाइंट में मतलब ग्राहकी हो या ना हो हम लोग को उनको फुल काम देना ही है,
इसलिए वो भरोसा हम लोग पे रखे हुए है कि भाई इनके यहाँ काम मिलना ही, इसलिए वो टेंशन है नहीं, वो पूरे मार्केट में और कहीं जा नहीं सकते। और उनको इतना ट्रस्ट बैठा हुआ है, 20 ईयर से डैडी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वही ट्रस्ट अभी आगे भी फ्यूचर में रहेगा। और इसी कारीगरी की वजह से एक तरह की जो एक्सपर्टीज आती है, वो किस तरह की एक्सपर्टीज बैठ गई है इन कारीगरों के बीच? हमारी अंसा की ज्वेलरी जो है ना, 50 ज्वेलर्स के बीच में 2 पीस भी रख दो तो कस्टमर पहचान लगा ये अंसा का है, दूसरों का माल है। इतनी फिनिशिंग वाइज एकदम मतलब क्लियर कर देते हैं। आपके अंसा के कारीगर 20 साल से, जैसे आपने कहा, आपके साथ काम कर रहे हैं। किस तरह से बांधे रखते हैं आप कारीगरों को, और किस तरह से उनकी क्रिएटिविटी भी बरकरार रखते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए? कारीगर को एक एक चीज सब वो सजाते हैं, उनको दिखाते हैं हम लोग कि ये काम डालो वो काम डालो, तो उस हिसाब से वो थोड़ा पीस सजा के लाता है, बाद में उस हिसाब से उनको वापस वो दिखाते हैं हमको कि किरण भाई ये सजाया है, वो दिखा। उसमें भी कुछ मिस्टेक होती है तो 10 बार हमको सजा के वापस दिखाते हैं, तब जाके वो एक चीज पीस बन के आता है। उसमें बहुत मेहनत लगती है, उन लोग रात भर मेहनत करते हैं, तो उनको हर एक चीज में टाइम लगता है। तो उस हिसाब से ट्रेन कर करके आज ये पोजीशन पे आया कि अब थोड़ा उनको ये हो गया कि उनको अपनी मर्जी से भी थोड़ा सजा के लाते हैं, तो वो चीज हमको मालूम है कि किरण भाई को ये पसंद आएगी, तो उस हिसाब से बेसिकली वो सजा के लाते हैं। और वो अपने हिसाब से भी बहुत कुछ करके लाते हैं, तो हमको पसंद भी आता है, इसलिए वो अभी वो ट्रेन हो चुके हैं। तो क्रिएटिवली आपने पूरी छूट देकर रखी है? अभी उनको छूट देके रखी, और डैड ने हमको छूट देके रखी कि तुम वेट रेंज का कभी टेंशन लेने का, चीज एक्सक्लूसिव बनाओ और कंटिन्यूटी रखो बस, और कस्टमर को फुलफिल करो बस। हाँ, तो वेटेज का कोई टेंशन नहीं लेने का, और चीज एक्सक्लूसिव बना के रखने की। ऐसे बाजार में जहां हर एक कोई वेट को लेकर एकदम कॉन्शियस हो रहा है। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे दोनों के साथ ये डिस्कशन जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेल्स ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ है अंसा ज्वेलर्स के कांति भाई शाह और उनके बेटे किरण शाह। अभी तक हमने बात की कि कैसे बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ आपका, क्या क्या अभी फिलहाल कर रहे हैं आप, आगे चलकर क्या प्लान्स है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं आप, क्या क्या नया कर रहे हैं अंसा ज्वेलर्स में? जैसे अभी हम लोग ने प्लान किया है कि 3D मूवीज आती है, तो अभी हम लोग 3D ज्वेलरी भी लॉन्च कर रहे हैं विद इन 1 मंथ और 2 मंथ। और 3D ज्वेलरी क्या होती है? 3D ज्वेलरी जैसे वो हम लोग अभी प्लानिंग चल रही है, सब ऑलमोस्ट 2 महीने में रेडी हो जाएगी, 1-1.5 महीने में। तो बेसिकली हम लोग लॉन्च करेंगे, मोस्टली फरवरी एग्जीबिशन है उसमें लॉन्च करेंगे। और इससे पहले क्या हमारे देश में मिलती है 3D ज्वेलरी? नहीं, आज तक खाली 3D मूवी बनी है। तो वो कैसे बनती है, मतलब क्या खास बात है उसकी? अभी उसमें वो सब पेंटिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, एक ग्लास लेके हम लोग सब डिस्कस करते हैं कि क्या पेंटिंग करना है, उस पर क्या कॉन्सेप्ट से ड्राइंग करना है, उस हिसाब से वो पेंटिंग के साथ पेंटर के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। और हम ज्वेलरी भी कारीगर के साथ ऐसे ही डिस्कस करते हैं, स्केचेस लाते हैं, बाद में उसके साथ डिस्कस करते हैं क्या काम डालना है। बेसिकली फैक्ट्री पे जाके भी काम देखते हैं कि क्या उन लोग कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, उस हिसाब से हम लोग को पर्सनल लुक देते हैं कि तब जाके ये ज्वेलरी। और स्टोन्स के लिए भी हम लोग जयपुर जाते हैं, स्टोन सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से तब जाके ये सब ज्वेलरी उभर आती है। ऑयल पेंटिंग में भी कितना टाइम लगता है, एक पीस में कम से कम 1 महीना लगता है, तो उस हिसाब से टाइम लगता है, प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। और बड़ा बनाने में अंसा ज्वेलर्स को, कांति भाई शाह, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या प्लान्स है आपके फ्यूचर में? आगे का प्लान है कि हर एक मतलब सिटी के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर हर एक जगह ऑफिस खोलने का प्लान है कि वहाँ पे मार्केट मतलब बॉम्बे तक आने की जरूरत नहीं की, वहाँ से डायरेक्ट मतलब परचेज कर सके। फिलहाल कौन से बाजारों में एंटीक ज्वेलरी की सबसे ज्यादा डिमांड है? नॉर्थ में है, साउथ में है, दुबई में है, पाकिस्तान में है, और आज इंडिया, ये अंसा ज्वेलर्स टॉप 10 में है इंडिया के। तो बेसिकली तो वी आर प्लानिंग फॉर टू हैव ऑफिस ओवर देयर सब। फिलहाल रिटेलर्स के साथ किस तरह का टाई अप करते हैं और उसे और बड़ा हिसाब से आते हैं हमारे पास, क्योंकि उनको मालूम है कि अंसा एक ऐसी चीज है, भले उनका माल एक्सपेंसिव है पर ट्रस्ट वर्दी भी है, क्योंकि हम लोग 100% स्टोन्स और कुंदन सब लेस देते हैं जो कोई भी ज्वेलरी नहीं देता है। इसलिए उन लोग ट्रस्ट करते हैं कि इधर भले परसेंटेज ज्यादा देंगे तो बात वो की वो होगी, इनका माल सस्ता ही गिरेगा, एवरेज निकालने जाएगा। दूसरे लोगों के मार्केट में लोग 30% 40% वो गैप्स रखते हैं स्टोन्स में, कुंदन में, तो वो बात वो की वो हो जाती है। और आज की तारीख में कस्टमर को फुल चाहिए कि 100% लेस मिले, और वो कोई नहीं देता इंडिया में। एक खास बात है आपकी ज्वेलरी की, सोने के साथ साथ आप जेम्स का इस्तेमाल करते हैं काफी हद तक, तो उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मुझे कुछ बताइए। जैसे आपने कहा कि आप जयपुर जाके एक्चुअली स्टोन्स चूज करते हैं, तो किस तरह से, क्या प्रोसेस है कि एक ऑथेंटिक जेम, ऑथेंटिक स्टोन
आपके ज्वेलरी में? बेसिकली वो एग्जीबिशन से जाते हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है, उस हिसाब से ढूंढ के हम लोग बाद में पर्सनल कॉन्टेक्ट रखते हैं। या तो वो बॉम्बे आते हैं या तो वो हम उनके आ जाते हैं, तो पर्सनल लुकआउट हो जाता है, उस हिसाब से बाद में कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है। तो जैसे मैंने देखा है आपके जितने भी ज्वेलरी पीसेस है, हर एक पीस दूसरे पीस से अलग है, हर एक की डिजाइन दूसरे पीस से अलग है। तो एक पीस बनाने में कितना वक्त लगता है आपको? एक पीस बनाने में कम से कम 2 से 3 महीने लगता है। पहले डिजाइन जो भी पीस बनता है वो कॉपर पे हम लोग ट्रायल बनाते हैं। कॉपर पे बनाते हैं? कॉपर पे बेस पे। कॉपर पे बनने के बाद हम लोग फाइनल करते हैं गोल्ड पे, और उसके बाद में स्टोन कटने में जाता है, क्योंकि हमारा हर एक सेट के अंदर स्टोन अनइवन शेप का है। हाँ। कि पर्टिकुलर मार्केट में रेडी नहीं मिलता है। सेट होने के बाद स्टोन कटने के लिए जयपुर सेट को भेजना पड़ता है, और हर एक पार्ट वाइज बनाते हैं। पूरा फिटिंग वाला सेट है, पूरा अलग अलग पार्ट बनते हैं, बाद में आके एक जगह पे फिट होते हैं। तो किसी को बाहर ये मालूम नहीं पड़ता कि क्या डिजाइन बना है, क्या कॉन्सेप्ट है इनका, मालूम नहीं। तो बिल्कुल एकदम एक यूनिक डिजाइन उभर कर सामने आती है। तो जब वो फाइनल पीस आपके हाथ में आता है जिसके बारे में आपने सोचा है, तो किस तरह के इमोशंस से गुजरते हैं आप जब वो फाइनल, क्योंकि कोई भी चीज जिसे मैं अगर ड्रॉ करूं, मुझे एक कपड़ा भी सिलाना हो, वो फाइनली मेरे सामने आता है तो एक अलग तरह की फीलिंग होती है। तो वो फीलिंग कैसे रहती है? वो फीलिंग अच्छी रहती है, क्योंकि जो चीज अपन चाहते हो वो मिल जाए तो कारीगर से, तो वो बेस्ट ही रहता है ऑलवेज। और कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है कि बाद में कि अपन सोचते हैं कि चलो कस्टमर को भी पसंद आएगा, जब अपने को इतनी पसंद आ रही है बनने का तो कस्टमर को चॉइस भी अच्छी मिलेगी, तो उस हिसाब से वी आर सेटिस्फाइड। और यही फीलिंग आप आपके रिटेलर तक कैसे लेके जाते हैं? रिटेलर को भी बहुत समझाना पड़ता है, तब जाके वो समझ जाते हैं कि बेसिकली ये चीज बन के आई है। उनको मालूम है कि अंसा में बेस्ट मिलेगा ही, इसलिए वो हर 2-3 महीने में एक बार राउंड मारते ही है। किस तरह के कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आप अपनी ज्वेलरी बनाते हैं? बेसिकली हम लोग सब कॉन्सेप्ट में फिलिग्री वर्क होता है, नेचर्स पे लेते हैं, बाद में ट्राइबल्स पे लेते हैं, भगवान के कॉन्सेप्ट लेते हैं, पिकॉक्स का लेते हैं, बर्ड्स का लेते हैं, एलिफेंट का हम लोग ने फिलिग्री सेट बनाया था अच्छा सा, कथकली के सेट बनाया था। उस हिसाब से जैसे एग्जीबिशंस आते हैं हम लोग 6 महीने 8 महीने से प्लानिंग करते हैं कि हम लोग क्या प्लानिंग बनाना है नया। तो उस हिसाब से मैगजीन्स देखते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, कॉन्सेप्ट लाते हैं, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। एक आपने कहा था कि हर एक पीस ऑफ ज्वेलरी दूसरे पीस से अलग है, तो कई बार डिजाइन लीक होते हैं या फिर कोई दूसरी ज्वेलर आपकी डिजाइन कॉपी कर सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या प्रोसेस आप आजमाते हैं अपनी ज्वेलरी बनाने में? हम लोग हर एक जितने के एक सेट है उसके अंदर 5 पार्ट है, तो 500 पार्ट अलग अलग जगह पे बनाते हैं। उसके बाद में ज्वेलरी को टाइप करते हैं, अटैच करते हैं, और तो वो किसी को मालूम नहीं पड़ता कि कारीगर को भी मालूम नहीं पड़ता कि क्या बना है मेरे से सेट में। आपने मुझे स्पाई मूवी की याद दिला दी। एक सीक्रेट खुफिया है, सीक्रेट खुफिया जो फाइनल पीस बन के आता है वो किसी को पता नहीं होता कि कैसे फाइनल एकदम फिटिंग पेंटिंग सब स्टोन लगने के बाद ही उनको मालूम पड़ा कि ये पीस किसने बना है। अच्छा, उनको खुद को मालूम नहीं होता कि हमारा उसमें पार्ट्स है। हाँ। और हमारी खासियत ये, हम एक पीस एक ही बार बनाते, सेकेंड बार नहीं बनाते। हाँ। तो उस हिसाब से वो सीक्रेट ही रखना है, बाद में मार्केट में जाके हम लोग लॉन्च करने के बाद में कॉमन हो वो टेंशन नहीं, पर पहले हम कॉमन नहीं होने देते। तो मैं जब अंसा ज्वेलर्स के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने ये पढ़ा कि आपको कई सारे ज्वेलरी अवार्ड्स में अवार्ड मिले हैं, तो बताइए कौन सा अवार्ड सबसे खास था आपके लिए? ये अवार्ड हमको 2004 से मिला था, जब हमने फर्स्ट टाइम IIGS में सॉलिटर अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया था। वो कॉन्सेप्ट था टीक वुड। उसके बाद रेगुलरली सब हमने हर साल अवार्ड जीतते रहे। 2015 तक हमको अवार्ड मिला है, ऑलमोस्ट 11 to 12 अवार्ड्स है हमारी। ये 2010 के अंदर अवार्ड खास था। एक हमने बैंगल बनाई थी, 7 फोल्ड थे। जब भी हाथ रोटेट करते हैं ना, पूरा इंडिया का मैप बनता है। अच्छा। उसमें 3 टाइम अवार्ड मिला, इंडिया पे मिला, इंटरनेशनल में मिला। हाँ। सबसे कम। और कैसे कैसे बनाया था वो कॉन्सेप्ट आपने? 7 बैंगल का रोल ऐसे फ्लैट हो जाती थी। हाँ। और 7 रोल में अलग अलग पेंटिंग किया था। अच्छा। हाँ, जब हाथ में पहनने का पूरा इंडिया का मैप बनता है। और क्या कहा था उस कॉन्सेप्ट को, उस डिजाइन को? रोटेड बैंगल। रोटेड बैंगल। रोटेटेड बैंगल। ओके, आगे चलकर क्या प्लान्स है अंसा ज्वेलर्स के, और कैसे बड़ा बन सकते हैं आप?
अंसा ऑलरेडी अभी एक ब्रांड बन चुकी है, इसलिए उसको अभी और कैरी ऑन करने के लिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं अभी। और ये साल तो मैंने आपको बोला जैसे 3D का लॉन्च कर रहे हैं, तो अभी आगे और प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, डैडी के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं हमेशा। जैसे किरण जी ने कहा 3D इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको लगता है कि 3D ये जो कॉन्सेप्ट आप लेकर आ रहे हैं ज्वेलरी मेकिंग में, वो आने वाले समय में आपको बहुत सारे अवार्ड्स जितवाएगा? 3D क्या है पहले तो ये समझ लो कि 3D लोगों को ज्वेलरी बनने के बाद क्या लगता है कि आगे ग्लास है, न तो वो ग्लास है न कुछ है, खाली लिक्विड है, उसमें पेंटिंग से 3D कॉन्सेप्ट का लुक दिया हुआ है। और आगे जाके ये ज्वेलरी श्योर 2016 के अंदर अवार्ड लेके आएगी। और किस किस तरह की ज्वेलरी आप बना रहे हैं इस 3D कॉन्सेप्ट के आधार पर? 3D के अंदर मतलब सेट बना रहे हैं, कड़े बना रहे हैं, कड़े के अंदर भी एकदम मतलब बना रहे हैं, लेकिन 3D बनाने में 2 महीने का टाइमिंग लगता है खाली 3D बनाने में, ज्वेलरी का महीना अलग है। तो आगे चलकर क्या टारगेट है अंसा ज्वेलर्स का? अंसा ज्वेलर्स का टारगेट है कि हर एक घर में अंसा की एक ज्वेलरी होनी चाहिए और हर एक यूनिक डिजाइन होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। कांति जी, किरण जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। Jewels of India powered by BBC Logistics organized by Jewel Trends में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से। धन्यवाद। Focus, ideate, innovate, enable.